अगर अभी चुनाव हो तो पिछले 1 घंटे में हमने देखा कि IBN 7 के लिए CSDS के सर्वे में 21 राज्यों में जो सर्वे हुए उसमें 34% लोगों ने नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर पहली पसंद बताया। वहीं 53% लोग अब यूपीए सरकार को केंद्र में दोबारा मौका नहीं देना चाहते। अब से कुछ ही देर में हम आपको दिखाएंगे कि लोगों की पसंद और नापसंद सीटों में किस तरह से तब्दील हो रही है राष्ट्रीय स्तर पर। हमारे साथ चर्चा के लिए खास मेहमान जुड़े हैं। स्टूडियो में है मेरे सहयोगी विनोद दुआ, CSDS के डायरेक्टर प्रोफेसर संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम अग्रवाल, पुष्पेश पंत, वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव। और अब उन आंकड़ों की बात करते हैं जिन पर देश भर की नजर लगी है। अगर अभी चुनाव हो तो CSDS के सर्वे में किस पार्टी को कितने वोट मिलते हुए नजर आ रहे हैं और इन वोटों के आधार पर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजीव करंदीकर ने सीटों का क्या अनुमान लगाया है, जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी राजदीप सरदेसाई के पास। थैंक यू संजय। यस, अब वक्त आ गया है सबसे बड़े नंबर्स का। अगर चुनाव आज हो तो स्थिति क्या रहेगी 16वीं लोकसभा की। बड़े नंबर्स का वक्त आ गया है। देखते हैं बड़े नंबर्स क्या है IBN 7 द वीक पोल सर्वे में। पहले देखते हैं वोट शेयर। बीजेपी और उनके सहयोगी को 38% मिल रहे हैं। 14% का गेन, 14% का बहुत बड़ा गेन मिल रहा है अगर आज चुनाव हो तो। कांग्रेस और उनके सहयोगियों को 28% यानी 4.6 का उनको घाटा हो रहा है इस समय 2009 के चुनाव के मुताबिक। लेफ्ट पार्टीज को, वामपंथी दलों को 4%, 3.6% का घाटा हो रहा है। समाजवादी पार्टी 4%, वही की वही है। BSP 4%, थोड़ा नुकसान हो रहा है। आपको जो अपनी पॉलिटिकल डेब्यू कर रही है 3% वोट मिल रहे हैं, यानी 3% वोट आपको पूरे देश में मिल रहे हैं और अन्य को 19%। अब देखते हैं कि क्या स्थिति हो रही है जब आप देखेंगे पूरे इस स्थिति को, किस तरह से इस तस्वीर को हम सीट्स में अब इस बार चेंज करेंगे। सीट्स में क्या हो रहा है, मार्च 2014 में सीट्स का क्या होगा। हमारे उन अनुमान के मुताबिक एनडीए को 234 और 246 सीटों के बीच में आने का अनुमान है, यानी 240 सीट, कम से कम 240 सीट आ सकते हैं। एनडीए को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। एनडीए को, बीजेपी को अकेले 206 से 218 यानी 212 हाफ पे पॉइंट हो जाता है बीजेपी के लिए। लेकिन अब कह सकते हैं कि 272 का टारगेट था, उसके स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में एनडीए आ गई है। यूपीए की हाल देखिए, जो एक समय 260-270 तक थी पिछले चुनाव में, यूपीए 111 से 123, बहुत बड़ा नुकसान। कांग्रेस 94 से 106, यानी कांग्रेस डबल डिजिट में आ सकती है। यह बड़ी तस्वीर है। बीजेपी अब धीरे धीरे 272 की तरफ बढ़ रही है। कांग्रेस और उनके सहयोगी जो है 100 के नीचे भी जा सकते हैं, खास करके कांग्रेस को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। यह है बड़ी तस्वीर। और अगर आप देखें, जनवरी में हमने कहा था 211 से 231, अब हम कह रहे हैं एनडीए के लिए 234 से 246। एक बात साफ है, मोमेंटम जो है वो पूरी तरह से इस समय एनडीए और बीजेपी के साथ है। अगर हम देखें कि दूसरे दल भी है, तृणमूल कांग्रेस 23 से 29, AIDMK 15 से 21, लेफ्ट जो है 14 से 20, टीडीपी 13 से 19 और टीडीपी सरकार की सहयोगी बन सकती है। समाजवादी पार्टी 11 से 17, डीएमके 10 से 16, बीजू जनता दल 10 से 16। तो पूरी तस्वीर अगर आप देखें, ये छोटे दल जो है, जो बीजेपी को कुछ समर्थन भी दे सकते हैं, जैसे टीआरएस 4 से 8, YSR कांग्रेस 9 से 15, आम आदमी पार्टी को अनुमान है कि 4 से 8 सीट मिल सकते हैं, यानी ज्यादा सीटें नहीं मिल रही इस समय आम आदमी पार्टी को। यह है बड़ी तस्वीर। इस समय बीजेपी और एनडीए की सरकार बनती नजर आ रही है। बैक टू यू। शुक्रिया राजदीप। आइए, तो ये बड़ा नंबर सामने आ गया जो हम पूरे हफ्ते से क्षेत्रवार बता रहे थे विनोद जी। वो क्या फैक्टर हो सकते हैं जो मीडियन आंकड़ा हम लें 240 का, उसको बदल दें अभी से लेके मतदान होने तक? कोई ऐसे फैक्टर आपके जहन में? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा, आप ये हमने सवाल पहले भी उठाया एक्स फैक्टर वाला, कोई ऐसा फैक्टर हो जो तस्वीर बदल दें। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा सर्वे जो CSDS ने किया है वो बता रहा है कि इस दफे की लोकसभा, गोइंग बाय द फिगर जो एनडीए को दी हैं, वो त्रिशंकु लोकसभा होने जा रही है। ये स्पष्ट नतीजे नहीं है किसी पार्टी के फेवर में।
त्रिशंकु लोकसभा, क्योंकि जितने अलायंसेस भी होंगे वो पोस्ट पोल होंगे। जो मौजूदा अलायंसेस हैं उनके साथ 246 सीटें, 234 से 246, और फिगर आती है 240 की, जैसे राजदीप अभी बता रहे थे। बिल्कुल। तो 543 सांसदों वाली लोकसभा में 240 का जो फिगर है वो इसे त्रिशंकु लोकसभा बनाता है, हंग पार्लियामेंट बनाता है। बिल्कुल। दूसरी बात जो आपने सवाल किया, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई फैक्टर हो सकता है कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो प्रियंका गांधी आ जाए या कोई भी आ जाए, कोई ऐसा फैक्टर नहीं है। जो तस्वीर दिख रही है कि वो बाहर जा रहे हैं। ओके, ये आपने टेक्निकली बिल्कुल सही कहा कि ये त्रिशंकु लोकसभा होगी टेक्निकली, लेकिन प्रैक्टिकली जिस तरह से अलायंसेस अब फॉर्म हो गई हैं, संजय जी, क्या इसको कहा जाए कि एक प्रकार की वर्किंग मेजॉरिटी का नंबर माना जा सकता है 240, अगर ये आंकड़ा सही निकलता है तो? मेरे समझ से बहुत हद तक स्वयं हमें लग रही है कि 212-15 के आसपास है, और एनडीए का अगर देखें, जो बीच का आंकड़ा जो हमारे सीएसडीएस के सर्वे के द्वारा जो हमने वोटों का अनुमान लगाया, जिसको सीटों में तब्दील की गई, 240 के आसपास एनडीए का आंकड़ा दिखाई पड़ता है। मुझे लगता है बहुत, वैसे नंबर्स के हिसाब से तो बहुत ही करीब है, 30-32 सीटें, 35 सीटें और आपको चाहिए, और मुझे लगता है ये वेल विद इन द रीच है एनडीए के कि उनको नए पार्टनर मिल जाएंगे और ये आंकड़े पार कर जाएंगे। पुरुषोत्तम जी, ये आपके आंकड़े आपको कितने रियलिस्टिक और सही अनुमान लगते हैं? नहीं, अब ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन अभी तक के जो ट्रेंड्स हैं और अभी तक जो एक मूड का जो परसेप्शन है, उसमें ये थोड़े मुझे एग्जेजरेटेड लगते हैं। मुझे इसमें बार बार ये लगता है कि हमारे जो भी सर्वे होते हैं उनकी मेथड में कुछ ऐसा निहित है कि मिसाल के तौर पर हम बीएसपी का रियल परफॉर्मेंस गेस नहीं कर पाते हैं जी। इस सर्वे में खास करके इस समय जो देश की खास हालत है, उसमें मुझे लगता है कि मुस्लिम मतदाता का रुझान इस सर्वे में बहुत साफ तौर से उभर के नहीं आ रहा है। यही दो चीजें हो सकती हैं जो इस सर्वे में सीटें एनडीए के पक्ष में, एनडीए के लिए कुछ कम कर सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन उसे कांग्रेस के लिए कोई एक्स फैक्टर नहीं कहा, कोई एक्स फैक्टर बिल्कुल, क्योंकि वो अगर कम होंगी भी तो कोई इतनी कम नहीं होंगी कि कांग्रेस को वो सीटें गैर कांग्रेस पार्टियों को ही जाएंगी। गैर कांग्रेस पार्टियों को नहीं, स्वयं कांग्रेस को भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है? इस आंकड़े को देख करके आपको लगता है कि ये एग्जेजरेटेड है? नहीं, देखिए, मैं डेविल्स एडवोकेट बनना पसंद करूंगा। जो पुरुषोत्तम भाई बात कह रहे हैं उससे मैं असहमत होते हुए ये कहना चाहूंगा, हो सकता है वो बिल्कुल सही हो, कि एक और डॉक्टर संजय कुमार इन आंकड़ों को जहां 240 तक मीडियन पॉइंट पे पहुंचा रहे हैं, वो बचकर अपनी इज्जत को, साख को दांव पे नहीं लगाते हुए कह रहे हैं। संभवतः उनको अगर खुली छूट मिलती और उनके खिलाफ गाली गलौज का अभियान नहीं छेड़ा जा रहा होता नेट पे और वो, तो वो कहते कि ये आंकड़ा 260 के आसपास पहुंच रहा है। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष जो पुरुषोत्तम भाई ने कहा वो बड़ा रोचक है। जैसे उन्होंने कहा कि हमें लगता नहीं कि इसमें बीएसपी वाला या मुसलमानों वाला पक्ष उभर कर आ रहा है। अब जहां मैं डेविल्स एडवोकेट बनने की बात कर रहा हूं, ये बात बुखारी साहब को भी बहुत खलेगी और सोनिया जी को भी बहुत खलेगी और जितने धर्मनिरपेक्ष मित्र मेरे हैं सबको खलेगी। संभवतः इस सर्वे ने पहली बार इस बात को उजागर किया है कि नौजवान मुसलमान के लिए बाबरी मस्जिद, राम जन्मभूमि का मुद्दा नहीं है, रोजी रोटी का मुद्दा महत्वपूर्ण है। दंगा मुजफ्फरनगर का हो, दंगा गोधरा के बाद भड़का हो, दंगा बंबई धमाकों के बाद का हो, उसके पहले भागलपुर का हो, भिवंडी का हो, हाशिमपुरा का हो, उसके लिए आज उनकी अहमियत रोजी रोटी से कम है। अगर ये है तो जिस वोट बैंक पर भरोसा लगाए धर्मनिरपेक्ष प्रगतिशील तबका बैठा है, उसको भयंकर निराशा होने वाली है। और यदि ऐसा हुआ और हमारे मुसलमान भाइयों ने विवेक के साथ वोट दिया, सांप्रदायिक उन्माद में नहीं, तो शायद ये आंकड़ा एनडीए के पक्ष में और हो सकता है। क्योंकि जब तक मोदी राक्षस दानव आंख के सामने है तब तक सबको खतरा है। मगर क्या यदि मोदी प्रधानमंत्री नहीं होते, उनकी जगह एनडीए आती है और भाजपा का कोई दूसरा संघ का व्यक्ति बनता है, तो क्या हम उन सारी चीजों को दरकिनार करके भुला देंगे जिनका ठीक रहा समय हम मोदी के सर पर फोड़ रहे हैं? बिल्कुल। राहुल जी, यहां पर ये जो दो फैक्टर आ रहे हैं जो किंतु परंतु वाले, कि मुसलमानों का मन, बीएसपी के वोटर का मन, और यूपी थोड़ा सा मुश्किल है किसी भी पोलस्टर के लिए ठीक से कैप्चर कर पाना। अगर ये 2-3 फैक्टर गड़बड़ा जाएं तो ये अनुमान नीचे की तरफ गलत निकलेंगे या ऊपर की तरफ गलत निकलेंगे? देखिए, ऊपर की तरफ भी निकल सकते हैं, ज्यादा संभावना उसकी है। अगर मुस्लिम फैक्टर की हम बात कर लें, अब 46 सीटें करीब ऐसी हैं जहां पर वो 30% हैं, यानी वो तय करते हैं कि कौन जीतेगा। 111-12 की आसपास पूरे देश में 83 सीटें हैं जहां पर वो बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हम ये एक खतरा, संभावना ये है जिस पर अभी तक चर्चा कम हुई है कि अगर
सब कुछ मोदी के खिलाफ, सब सारी ताकतें जुट गई, सारी पार्टियां जुट गई और एक ध्रुवीकरण हुआ, मुस्लिम हिंदू विरोधी कह ले या भाजपा और मोदी विरोधी ध्रुवीकरण हुआ, तो उसका असर हम जानते हैं कि हिंदू और मोदी के पक्ष वाला ध्रुवीकरण में भी हो सकता है और तब ये मामला फिर ये समीकरण और बदल सकता है, बिल्कुल जैसा होता है। इसी चर्चा को इसी तरीके से आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब जो दूसरा आंकड़ा है, एक चीज मैं संजय, अगर आप इजाजत दें, जो बात कही विनोद ने, ये हमें ध्यान रखिए, सबको शुरू से मालूम था कि ये त्रिशंकु विधान लोकसभा ही होगी, लेकिन अगर ये आंकड़े सही हैं तो ये मानिए कि ये काफी स्थिर सरकार होगी। त्रिशंकु होने के बावजूद एक स्थिर और स्थायी सरकार की संभावना बहुत प्रबल है। एक कोलिशन एरा में हम ये मानते हैं कि ऐसा नंबर एक वर्किंग मेजोरिटी का नंबर हो सकता है। जाहिर है कि सर्वे के नतीजों के मुताबिक एनडीए बहुमत के आंकड़े से थोड़ा दूर है। ऐसे में एनडीए की सरकार क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं राजदीप सरदेसाई के पास। थैंक यू संजय। अब चलते हैं कि नई सरकार कैसे बनेगी। हमने कहा है कि बीजेपी और एनडीए इस समय स्ट्राइकिंग डिस्टेंस में है 272 के टारगेट से। कैसे बनेगी नई सरकार? IBN 7 द वीक चुनावी इस सर्वे में क्या अनुमान है? हमने कहा था एनडीए को 234 से 246, यानी करीब 20 या 30 सीट कम है 272 के टारगेट से। कहां से मिलेंगे? टीडीपी को 13 से 19 सीट मिल सकते हैं। टीडीपी ने साफ कहा है वो बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार है। टीआरएस वो भी तैयार है, उन्होंने कांग्रेस के साथ मर्जर नहीं किया है। 4 से 8 सीट मिल सकते हैं, यानी टोटल आता है 256 से 268। आप कुछ इंडिपेंडेंट्स ऐड कर दीजिए, आपकी सरकार आंध्रा पार्टी से ही बन सकती है। दूसरा जो है रूट्स टू पावर, अगर आप देखें, एक दूसरा रूट टू पावर यह है कि एनडीए 234 से 246, टीडीपी 13 से 19, एआईडीएमके 15 से 21। बन गया आपका जादुई आंकड़ा जो है 272 का। टीडीपी एआईडीएम के समर्थन के साथ एनडीए की सरकार बन सकती है। जयललिता एनडीए के साथ जरूर जा सकती है, पहले भी गई है। एक तीसरी एक स्थिति बन सकती है, एनडीए 234 से 246, टीडीपी 13 से 19, एआईडीएम के 15 से 21। उसके बाद आप देख लीजिए आउटसाइड सपोर्ट, मैं कहूंगा आउटसाइड सपोर्ट तृणमूल कांग्रेस का, और अगर आप टीआरएस को भी ले ले, सरकार 300 के ऊपर चली जाती है। यानी एक तरह से दोनों हाथों में लड्डू इस समय एनडीए के पास है। सरकार जो बन रही है इस समय, हमारे सर्वे के अनुमान एनडीए की सरकार बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है। नरेंद्र मोदी शायद अब देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बैक टू यू संजय। शुक्रिया राजदीप। राजदीप ने 3 सिनेरियो हमारे सामने रखे हैं और विशेषज्ञों की राय इनके सही होने या ना होने पर ली जाएगी, लेकिन उसके पहले संजय जी, आप इसमें कुछ एक्सप्लेनेशन ऐड करना चाहेंगे कि ये जो आंकड़ा हम पहुंचे हैं और उसके बाद जिस तरह की पार्टियां जोड़ रहे हैं सिनेरियो के तौर पर, ये एक रियलिस्टिक असेसमेंट है? बिल्कुल, देखिए एनडीए के लिए हमारा अनुमान खुद का है, जो राजीव करांडीकर ने हमारे वोटों के प्रतिशत के हिसाब से लगाए हैं। 240 सीटें एनडीए के पास दिखाई पड़ती हैं। टीडीपी के साथ उनका समझौता चल रहा है, बातचीत चल रही है, और अगर टीडीपी का भी जो अनुमान है 12-14 सीटों का है, तो जो राजदीप सिनेरियो दिखा रहे थे बहुत ही रियलिस्टिक है, बहुत आसान तरीका है, उसमें बहुत ज्यादा जोड़ घटाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और कोई मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। जो भी कॉम्बिनेशन राजदीप ने बताया, बड़े आसानी से सरकार बन सकती है। पुरुषोत्तम जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि जो डिफिकल्ट कस्टमर हैं, 3 देवियां जयललिता, ममता, मायावती और एक और बैचलर नवीन पटनायक, इन चारों के बगैर इन नंबरों के आधार पर एनडीए बहुमत की सरकार बनाने की तरफ जा रही है। हाँ, तो ये एनडीए के लिए बहुत अच्छी स्थिति है, और अगर मान लीजिए कि इन चारों में से किसी की भी जरूरत पड़े, तो आप डिफिकल्ट कस्टमर कहिए या कुछ भी कहिए, ये सब एनडीए के साथ पहले सहयोग कर चुके हैं। ममता सरकार में रह चुकी हैं, जयललिता ने समर्थन किया था वाजपेयी जी की सरकार का, और इस बात को याद करने की जरूरत है कि इस समय वो जितना भी मोदी विरोधी रिटॉरिक ले रही हों, 2002 में गुजरात में हुई हिंसा के बाद मायावती जी ने गुजरात में भाजपा के लिए प्रचार किया था 2002 में। बिल्कुल, तो उन्हें उसमें कोई आफत आसमान नहीं टूट पड़ेगा, अगर जरूरत पड़ी तो मोदी का समर्थन। पुरुषोत्तम जी जो कह रहे हैं उसका सिंपल है कि प्री पोल मुसलमान वोट के चक्कर में इन सबको डर लगता है, बाद में देश के नाम पर, स्पेशल पैकेज लेने के नाम पर, मंत्रालय के कारण बाहर से भीतर से सशर्त कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई तजवीज निकाली जा सकती है। बिल्कुल। पुष्पेश जी। संजय भाई, मुझे में और मजेदार बात लग रही है कि हम सारा गणित बिठा रहे हैं 272 का मैजिक नंबर का।
कई बड़े बड़े दिग्गज मुलायम सिंह जी समेत नरेंद्र मोदी समेत 2-2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। आखिर में जब नई लोकसभा बनेगी तो ये कुल संख्या 543 से कहीं कम होगी, उसका जो स्पष्ट बहुमत होगा वो 272 से कम होगा। और मुझे लगता है कि उस स्थिति में जो 2 सीटों से लड़के दोनों में मान लीजिए विजयी हो गए, एक सीट खाली जब करेंगे तो उसमें बड़ा मजा आने वाला है। और आप गाजियाबाद को भी देखिए, जहां नोएडा से मतलब कांग्रेस के उम्मीदवार बैठ गए और कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। ऐसी स्थिति में वॉकओवर भी कई जगह हो रहे हैं, कई जगह जो मतलब मुझे लगता है इसमें इतना मजा आने वाला है। ये बहुत इंटरेस्टिंग आपने सिनेरियो रखा जो हम लोगों को पहले हम लोगों ने चर्चा में शुमार नहीं किया था। वो ये है कि शायद प्रैक्टिकल आंकड़ा बहुमत का विनोद जी 265, 262 ऐसा कुछ होगा। और अगर बीजेपी एनडीए करंट गठबंधन 240 के आसपास है तो 25-30 लोग चाहिए। एक यूनिक चीज होगी राहुल जी, तो नई राज्य सरकारें बनेंगी, दोनों को केंद्र के साथ रहना होगा। तो आंध्र से 2 या 3 पार्टी की सबका समर्थन करीब करीब पक्का माना जाए, या इसमें कोई गलत कुछ और हो सकता है? न केवल उनका पक्का आप मानिए, लेकिन यह भी याद रखिए कि पहली बात, एक फैक्टर और जिसकी चर्चा अभी तक कम से कम मेरे सामने कम हुई है, एक वो सीबीआई फैक्टर है। हमारे कई क्षेत्रीय महानुभाव जिनमें देवियां भी शामिल हैं ऐसी हैं जो सीबीआई की कृपा के बगैर उनका जीवन संकट में पड़ सकता है राजनीतिक। और सीबीआई हम जानते हैं कि उसकी चाबी केंद्र के पास होती है। इसमें हमारी बहन सुश्री मायावती भी शामिल हैं, इसमें माननीय मुलायम सिंह जी भी शामिल हैं। राहुल जी ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि जैसे कांग्रेस सीबीआई का इस्तेमाल करती है विनोद जी, ऐसा इस्तेमाल बीजेपी के हाथों से भी हो सकता है। इसके लिए हम तैयार रहें जी। तो जो सरकार बनेगी उसकी सूरत मुझे ये नजर आ रही है कि अगर बीजेपी ने 350 नहीं 400 के करीब कैंडिडेट उतारे हैं, उसमें से अगर उसको सिर्फ 212 मिलने जा रहे हैं, तो पहली बात तो ये कि कोई लहर नहीं है, ना तो पार्टी के लिए लहर है, सुनामी तो बहुत बात की बात है, ना ही देश के लिए लहर है। दूसरी बात, सीबीआई का जो जिक्र किया, तो एक ऐसी सरकार होगी जिसके जो पार्टनर्स होंगे वो बुरी तरह से कॉम्प्रोमाइज्ड पार्टनर्स होंगे। मुझे ये भी दिख रहा है। तो इसको आदर्श स्थिति माना जाए, या कि यही दिस इज द गिवन, मोदी के लिए आदर्श स्थिति है। अगर आप सिद्धांत की और देश की बात करें तो अलग बात है। अच्छा। मोदी के लिए आदर्श स्थिति है, क्योंकि मोदी के बारे में हम लोग जानते हैं कि उनको सहयोगियों के साथ काम करने में दिक्कत होती है। वो थोड़े मतलब मॉनिटर किस्म के व्यक्ति हैं। तो जो एक मिनट पुष्पेश जी, या तो उनके पास नंबर इतने आ जाएं कि बाकी लोग इररिलेवेंट हो जाएं, और अगर नंबर्स इतने नहीं आते हैं और 2-3 डिफिकल्ट एलाइज या डिफिकल्ट कस्टमर्स अपने साथ लाने पड़ते हैं, तो उसमें ही मोदी के लिए आदर्श स्थिति है कि सीबीआई के डर से या जैसे भी वो लोग बिहेव करें। जी पुष्पेश जी कुछ कह रहे थे। राजदीप कह रहे थे कि दोनों हाथों में लड्डू है, वो पूरा मुहावरा कुछ यूं मुझे याद आता है बचपन से कि दोनों हाथों में लड्डू और सर कढ़ाई में। तो लड्डू तो दोनों हाथों में मोदी के हैं, अब सर कढ़ाई में किसका जा रहा है उस पर तय होगा कि आदर्श स्थिति है कि नहीं है। रही बात उस पिंजरे की सीबीआई की, बस बहुत संक्षेप में राहुल भाई, कि जिसको पिंजरे का सुग्गा हम समझते हैं, सरकार जब उस पिंजरे का दरवाजा खोलती है तो वो सुग्गा सुसुरा एक ऐसी चील बल्कि झपट्टा मारता है कि किसको नोच ले जाएगा इसका भरोसा नहीं रहता। इसीलिए एक छोटी सी बात और हम थोड़ा ध्यान रखें कि कई प्रदेश ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि उनको केंद्र पर उनकी निर्भरता बहुत ज्यादा है, और केंद्र से झगड़ा लेना वो गवारा नहीं कर सकते। जिनमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है, जिनमें उड़ीसा भी शामिल है, और नए प्रदेश भी शामिल हैं। तो ये भी आप जानते हैं कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। तो ये नंबर ऐसा हो सकता है जिसमें कि दरअसल मांगने जाने के पहले बहुत लोग आ करके देने का उपक्रम करें, और शायद पहली दिन जब सरकार शपथ ले रही हो तो 300 के आसपास का भी आंकड़ा हो सकता है पुष्पेश जी। और नहीं, देखिए मुझे लगता है कि देखिए सारा अंगणित तो मेरा हमेशा से कमजोर रहा है, इसलिए मैं बीजगणित का सहारा लेता हूं बीच बीच में। देखिए मुझे लगता है कि कल तक आप कह रहे थे बड़े मजे में वो इंडिपेंडेंट और बागी हर चुनाव में 10-12 की संख्या में होते हैं, अगर वही जुटा लिए जाए तो नरसिंह राव ने अपनी पूरी सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ लेन देन पे तय कर ली थी। एक सवाल जो विनोद जी ने उठाया कि जो लोग कहते हैं कि लहर है, लहर कहां है? नहीं, बस ये तो बड़े मजे की बात ये है कि लहर लहर हम कहते रहे, मगर हम तो साहिल के किनारे बैठते भंवर में डूबे चले जा रहे हैं ना। लहर के आने की चिंता किसे है? हम ये बिल्कुल सैद्धांतिक चर्चा है। अब विनोद भाई, दिक्कत यह है कि तरक्की पसंद आदमी है और उनको लहर नजर नहीं आ रही है, लहर नहीं है। मगर अगर बिना लहर आए चुल्लू भर पानी में हम डूब मरने को तैयार हैं, तो हमें लहर का इंतजार करने की जरूरत क्या है? राहुल जी, ये चुल्लू भर पानी का जवाब नहीं जी, ये लहर है जी, ये लहर है, हवा है, या सिर्फ एक मार्केटिंग की हवा है?
देखिए, इसको आप कुछ भी शब्द की बाल की खाल आप निकाल लें, आप कुछ भी कर लें, लेकिन मैं कल भी कहा था कि इस बार एक नई बयार तो बही है। आपके आंकड़े जो बता रहे हैं लगातार, अगर 3 महीने से आप आंकड़े बता रहे हैं कि साहब बीजेपी को 18-19% की छलांग मिल रही है, ये असामान्य छलांग है, हम सब जानते हैं, इतने चुनाव देख चुका है, देश देख चुका है। तो ऐसी छलांग होती नहीं जब तक कुछ ये असाधारण कुछ ना हो। अच्छा, असाधारण क्या है? मोदी। अब मुश्किल ये है कि इसमें एक असाधारण बात ये मुझे दिखाई पड़ती है कि आमतौर पर अब तक ये धारणा रही थी कि बीजेपी अर्बन कंस्टिट्यूएंसीज में, अर्बन शहरी इलाकों में बहुत अच्छा करती है, लेकिन बिहार और यूपी में ये जो बढ़त मिल रही है, वहां देखें आप ग्रामीण इलाकों में बीजेपी का जो वोट बढ़ रहा है वो बहुत बहुत ज्यादा है। शहरी इलाकों से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में वोट। संजय, पिछले चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के वोट का अंतर 10% था, सीधा 10%। इस बार के आप देखिए 30% का एक तरह से आपको अंतर दिख रहा है। 10% का इस बार बिल्कुल। इसलिए पुरुषोत्तम जी 35 और 25 ऐसा शब्दों की बात जैसा राहुल जी ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताइए, देखिए इस चुनाव में कुछ नहीं हुई है। एक आउटसाइडर जिसको पार्टी नहीं चाहता था, हम कहते थे देश नहीं चाहेगा, सेक्युलर देश है, इसको प्री पोल एलाइज नहीं मिलेंगे, इनका जनाधार सीमित है, इनका फुटप्रिंट कम है, उसके बावजूद अगर हम लोग इस अनुमान में ठीक पड़ रहे हैं और ये अचीवमेंट दिख रहा है 240 सीटों वाला करंट एनडीए के लिए, क्या इसको क्लियर कट भारत के मतदाता के बदलाव के फैसले की कमेंट्री के रूप में न देखा जाए? इस रूप में भी देखा जाए, लेकिन एक तात्कालिक अर्थ में इसको कांग्रेस और मोदी के संयुक्त उद्यम की सफलता के रूप में देखा। कांग्रेस और मोदी, मैंने कहा है, कांग्रेस और मोदी का जो संयुक्त उद्यम है उसकी सफलता का ये प्रमाण जी। क्योंकि मोदी की जो प्रचार नीति है, मार्केटिंग है, वो लाजवाब है, और कांग्रेस ने पूरी कोशिश, कई बार मुझे ये लगता है कि किसी तरह की मनोवैज्ञानिक बाधा के चलते कांग्रेस ने यह तय किया था 3-4 साल पहले कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, अब हमें सरकार नहीं बनानी। इसलिए मैंने कहा कि कांग्रेस और मोदी का संयुक्त सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को पूरे देश में 25% और उसके सहयोगियों को 3% वोट मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 35% और उसके सहयोगी दलों को 3% वोट मिलने का अनुमान है। बीएसपी को 4%, लेफ्ट को 4%, समाजवादी पार्टी को भी 4% वोट मिलने की संभावना है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 3 और अन्य के खाते में 19% वोट जा सकते हैं। किसको कितनी सीटें? वोट फीसदी के आधार पर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजीव करंदीकर ने अनुमान लगाया है कि एनडीए को 234 से 246 सीटें मिल सकती हैं, जबकि यूपीए को 111 से 123 सीटें मिल सकती है। टीएमसी को 23 से 29 सीटें मिल सकती है। एआईएडीएमके को 15 से 21 है। लेफ्ट फ्रंट को 14 से 20 सीटें, टीडीपी को 13 से 19 सीटें, एसपी को 11 से 17 सीटें, डीएमके प्लस को 10 से 16 सीटें, बीजेडी को 10 से 16 सीटें और बीएसपी को भी 10 से 16 सीटें मिलने के आसार हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस को 9 से 15 सीटें मिल सकती हैं, टीआरएस को 4 से 8 सीटें मिल सकती है, आम आदमी पार्टी को भी 4 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। और अब बात करते हैं उन सवालों की जिन्हें हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो एक्स फैक्टर्स क्या हैं जो चुनाव के इस अनुमान को बदल और बिगाड़ सकते हैं? क्या उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव के आखिरी दौर में तस्वीर बदल सकती है? क्या आंध्र प्रदेश में गठबंधन का गणित चुनाव के बाद तय होगा? और क्या महाराष्ट्र में एमएनएस और उत्तर भारत में आम आदमी पार्टी वोट काटने वाली पार्टियां साबित हो सकती हैं? इसी पर चर्चा करते हैं। संजय जी, आपका पॉइंट लेंगे इसमें। यूपी चूंकि बहुत कॉम्प्लेक्स राज्य है, तो गलत कैंडिडेट, लोकल व्हीलिंग डीलिंग, हवा में कोई बदलाव, ऐसे में मुसलमान वोट फैक्टर, ऐसे में ये अनुमान बदलने की कोई संभावना है क्या? जो 14% का गैप हम दिखा रहे हैं पहली दूसरी पार्टी में, वो कम हो सकता है क्या? देखिए, पहले अगर उत्तर प्रदेश की बात करें और आपने कहा मुस्लिम मतदाताओं की बात, अभी जो हमारा सर्वे है वो अनुमान लगा रहा है कि मुस्लिम मतदाता बहुत बटे हुए हैं। करीब 30% एसपी को वोट दे रहे हैं, 20-22% बीएसपी को वोट दे रहे हैं और उतने ही लगभग कांग्रेस की तरफ है और 10-11% हमारे अनुमान के हिसाब से भाजपा को वोट दे रहे हैं। मेरे समझ से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कैंपेन बढ़ेगा, मुस्लिम मतदाताओं में ध्रुवीकरण बढ़ेगा और वो किसी एक खास पार्टी के शायद साथ जाते हुए दिखाई पड़ेंगे। वो अलग अलग कंस्टिट्यूंसी में अलग अलग हो सकता है, शायद इससे कुछ फर्क पड़ जाए, क्योंकि जितना मुस्लिम वोट बटा हुआ रहेगा उतना भाजपा को फायदा दिखाई पड़ रहा है और जो हमारे सर्वे में अभी दिख रहा है। अगर ऐसा हुआ तो शायद कुछ उलटफेर हो, लेकिन बहुत बड़े उलटफेर की मैं उम्मीद नहीं करता हूं उत्तर प्रदेश में।
बिहार में भी कुछ ऐसी स्थिति होगी। बिहार में हालांकि मुस्लिम मतदाता जी। कांग्रेस और आरजेडी के पीछे एकजुट हैं, लेकिन थोड़े बहुत उलटफेर की गुंजाइश है, लेकिन बिहार में मैं ज्यादा उलटफेर की गुंजाइश नहीं मानता। पुरुषोत्तम जी, आप मानते हैं कि बिहार और यूपी में ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत उलटफेर हो सकता है, महत्वपूर्ण बड़ा उलटफेर हो जाए? बिल्कुल हो सकता है, ये इस पर निर्भर करता है, क्योंकि देखिए ये जो चुनाव है ये लगभग 1 महीने तक स्प्रेड आउट है और इसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हो सकते हैं, बहुत सारी हरकतें ऐसी हो सकती हैं, बहुत सारी बातें ऐसी हो सकती हैं, क्योंकि एक मुझे ये लगता है कि ऐसा नहीं होता कि लोग एक ब्रॉड समझ बन जाती है कि भाई इस तरफ रुझान है, लेकिन वो इतना स्पेसिफिक नहीं हो जाता कि कोई कसम खा लेगा आदमी कि आखिरी पल तक दुनिया इधर की उधर हो जाए तब भी मेरा वोटिंग पैटर्न यही रहेगा। बिल्कुल हो सकता है, एक तो वो। दूसरे ये जो ध्रुवीकरण वगैरह की बात है, लेकिन इसमें एक चीज है कि ध्रुवीकरण अगर मान लीजिए कि मोदी के विरुद्ध होता है तो उसकी प्रतिक्रिया में मोदी के समर्थन में भी हो सकता है। बिल्कुल, तो दोनों तरह से वो चीज देखनी होगी और मुझे लगता है कि ये बदलाव दोनों तरफ, जैसे मैंने पहले ही आपसे कहा कि इस सर्वेक्षण में मुझे थोड़ा सा लगता है कि विभिन्न कारणों से ये एनडीए को जो सीटें दी जा रही हैं ये थोड़ा सा एग्जेजरेटेड व्यक्तिगत रूप से मुझे लग रहा है। ठीक है, बिल्कुल तो इसमें कुछ मुझे लगता है कि सीटें शायद कम होंगी, इतनी नहीं होंगी। बिल्कुल। ऐसी परिस्थिति में पुष्पेश जी आपके पास आऊंगा और वो यही सवाल होगा, सेम सवाल, कि क्या स्थिति इतनी बदल सकती है कि करंट एनडीए जिसको हमारा अनुमान 240 दे रहा है वो 220 हो जाए, 200 हो जाए? 240 में आप 10% काट दीजिए सीधे सीधे, तब भी आप 216 के आसपास बैठ रहे हैं। 24 वोट काटने के बाद कहाँ स्थिति बदल तो रही है? क्वालिटेटिव कोई फर्क? जो त्रिशंकु जहां है वहीं लटके हैं, लार चुआएंगे और हमारे कर्म नाश होते रहेंगे। इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं। बिल्कुल। कोई ऐसी परिस्थिति कि बीजेपी लेड प्राइम मिनिस्टर वाली एनडीए खेमे की सरकार न बने और कोई दूसरी सरकार बने? इसकी मुझे कोई संभावना नजर नहीं आती और मुझे लगता है ये सवाल भी बिल्कुल, अब वो बाल की खाल तो हम कितनी बार निकालेंगे और कितना और कितना सूत महीन काटेंगे, वो धागा टूटेगा। जो भी सरकार एनडीए की बनेगी उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, हमें रास आए या ना आए। एक साइकोलॉजिकल आंकड़ा हम लोग लगातार यूज करते हैं राहुल जी, 180 के नीचे मोदी नहीं बनेंगे। इसका एक काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है कि अब सारे वरिष्ठ नेताओं का स्पीड ब्रेकर रास्ते से हट चुका, आरएसएस का समर्थन पूरी तरह से इनके साथ है। अगर 175 भी बीजेपी है तो भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोका जा सकता या रोका जा सकता है। देखिए, बीजेपी के भीतर नरेंद्र मोदी को रोकना अब संभव नहीं है, लेकिन अगर वो 175 पे आ जाएं और बाहर उनकी बाहरी सहयोगियों पर उनकी निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो सहयोगी अड़ जाएं कि साहब हमें बीजेपी मंजूर है लेकिन मोदी मंजूर नहीं, तब हो सकता है। लेकिन बीजेपी के भीतर अब नरेंद्र मोदी को चुनौती देना संभव नहीं। जी, नॉन बीजेपी प्राइम मिनिस्टर इन दी एनडीए स्कीम ऑफ थिंग्स? इन द एनडीए स्कीम ऑफ थिंग्स नॉन बीजेपी नहीं, मुमकिन हो सकता था। अब 175 में भी अगर पूरा सपोर्ट संघ का उनके साथ है, ये तभी संभव हो सकता है कि अगर कुछ एलाइज ऐसे हैं जो मोल भाव पर अड़ ही जाएं, चाहे वो नवीन पटनायक हों या कुछ हद तक, अब मालूम नहीं मुलायम सिंह किस तरफ जाते हैं, लेकिन जैसे अंग्रेजी में कहते हैं डाई इज ऑलरेडी कास्ट। ये पूरा चुनाव कर देंगे। ये पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा गया है जी। बेशक हम सर्वे में कहें कि लोगों ने कहा है कि पहले पार्टी है, स्थानीय उम्मीदवार, चेहरा नरेंद्र मोदी ही रहे। बिल्कुल जी। एक सवाल जो उठता रहा है, पुष्पेश जी और पुरुषोत्तम जी का कमेंट चाहूंगा कि अगर ऐसा नंबर आया तो जयललिता, ममता, नवीन पटनायक, मायावती, 4 में 2 एलआई ये तय कर लेते हैं कि मैं नहीं बन सकता, तुम बन जाओ, और उन्होंने अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार तय कर लिया। बीजेपी के नंबर इतने अच्छे नहीं है तो बीजेपी तय करेगी कि आप लोग अपना पीएम चुन लो, हम आपको सपोर्ट दे देंगे। कांग्रेस के हाथ में पावर या पावर लीवर नहीं आना चाहिए? मुझे लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी नहीं और सांगठनिक दृष्टि से देखें तो उन्हें करना भी नहीं चाहिए। पुष्पेश जी? नहीं, देखिए मैं तो पुराना हिंदी पट्टी गोबर पट्टी वाला आदमी हूँ, मेरे अकल में गोबर भरा हुआ है। मेरा मानना है कि बेचारी ममता, बेचारी जयललिता, बेचारी मायावती बहन जी अब इस स्थिति में है ही नहीं। वो सब तो फकीर बन चुके हैं, उनके दोनों हाथों में प्याले हैं कि जो मिल जाए केंद्र सरकार से मिल जाए। जो हम गिन रहे हैं उसमें ये जरूरत ही नहीं है इन किसी बांके टेढ़े तिरछे जो चचा मीर कहते थे, किसी ऐसे साथी की इनको। अगर हम लोग इस सिनेरियो को जिसको डिस्कस कर रहे हैं उसको एक अपना आधार मान लें और फिर मैं ये पूछूं कि एक एवरेज औसत थीम पूरे देश में वोटर का मूड क्या है? एक स्थिर सरकार का है, एक ताकतवर सरकार का है,
एक बदला लेना है इसलिए एक को हटा दो दूसरे को लाना है, इसका है होप का है या बदले का है? नहीं, मुझे लगता है संक्षेप में होप का है, और यह है कि जो ये कुनबा परस्त है पार्टी, उससे छुटकारा पाया जाए। परिवर्तन, बिल्कुल बिल्कुल बदलाव का वोट है। केवल बदलाव नहीं, बदलाव का तो हर बार होता है। इस बार एक निर्णायक सरकार के लिए मैं समझता हूं वोट है, क्योंकि जो पिछली सरकार का जो अनिर्णय था और उसका जो शून्य था, नेतृत्व का शून्य जी, लीडरशिप वैक्यूम जी, उसने मोदी की जगह पैदा की है जी। और ये वोट दरअसल मोदी के रूप में उस निर्णायक उस काम करने और निर्णायक क्षमता के लिए। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, आपने पूरे हफ्ते चर्चा में जो सामाजिक एंगल है इसका बहुत अच्छे से समझाया। मेरा सवाल यह है कि अगर जाति की दीवारें टूट रही हैं और एक के साथ नाराज हैं इसलिए दूसरे को हम ले आएंगे, अगर कुछ रिजर्वेशन है तो भी, परिवर्तन का वोट भी अगर है, एक बड़ी चीज इस देश में बदली है क्या, जो पुष्पेश जी ने सवाल उठाया था। क्योंकि देश बहुत जवान है, आबादी बहुत जवान है, लगता है कि दुनिया में हम बहुत ताकतवर देश बन सकते हैं और इस अपॉर्चुनिटी का एक एक दिन गंवाना खतरे से खाली नहीं है। कहीं कोई ऐसी भावना, खास करके हिंदी बेल्ट में, जिसके हाथ में पावर लीवर बहुत दिनों से नहीं रहा, जिसकी बात हुई थी कि यूपी कितने सालों से सत्ता से बाहर रहा है उसका आदमी, कहीं उस हिसाब से मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड के कारण सो कॉल्ड पुराने बीमारू कहे जाने वाले राज्यों का ये असर्शन है क्या? इस तरह भी देख सकते हैं, लेकिन इसमें देखिए, ये चूंकि आपने सामाजिक विश्लेषण का सवाल उठाया, मुझे लगता है कि भारतीय समाज में अतीत को लेकर संतुलित रवैया अभी तक विकसित नहीं हुआ है। कई बार ऐसा लगता है कई चीजों को देख करके कि जैसे हमारे ऊपर इतिहास प्रेत की तरह सवार है, हर चीज में हम इतिहास की ओर भागते हैं, इतिहास में ज्यादा जीते हैं, वर्तमान में कम। जिस डेमोग्राफिक डिविडेंड की आप बात कर रहे हैं, जिस नौजवान की, वो फिलहाल मुझे एक संतुलित नहीं बल्कि दूसरे एक्सट्रीम पर जाता दिख रहा है। उसे पिछले 4 साल से भी कोई मतलब, और ये डिस्परेशन की निशानी है? नहीं, ये डेस्परेशन की निशानी भी हो सकती है, और ये कहीं ना कहीं उस पॉलिटिकल कल्चरल पॉलिटिकलाइजेशन की भी निशानी है, जिसमें हम अपने लोगों को सांस्कृतिक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राजनीतिक वातावरण दे रहे हैं कि जिसमें केवल वर्तमान जी। हम चर्चा कर रहे हैं कि जो ओपिनियन पोल हमने रखा है, अगर वो नंबर सही निकले तो कैसी सरकार बनेगी। इसका आखिरी हिस्सा है जिसमें हम अपने मेहमानों की छोटी फाइनल टिप्पणी लेंगे। पुष्पेश जी, फिर भी वही सवाल कि ऐसी जो सरकार बनेगी वो एक स्थिर सरकार, कम स्थिर सरकार, या बहुत ही हिलने डुलने वाली खिचड़ी सरकार ऐसे नंबरों से? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि पहली बात तो है, जो आसार नजर आ रहे हैं वो स्थिर सरकार के आ रहे हैं। खिचड़ी सरकारें स्थिर इस देश में रही हैं, जिनमें मैं फिर जिक्र करूंगा एनडीए की, वो भानुमति के कुनबे की नहीं, नरसिंह राव की सरकार भी, इंदिरा, वो तो माइनॉरिटी थी, अल्पमत सरकार थी, मगर अल्पमत सरकार के साथ भी आशंका अस्थिरता की रहती है। तो मुझे लगता है कि अब हम उस दौर से परे आ चुके हैं, और मुझे लगता नहीं कि हमें कोई चिंता इस बारे में होनी चाहिए। यदि हम वयस्क जनतंत्र हैं, यदि हमारा मतदाता विवेकपूर्ण है, तो हमको घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल। राहुल जी, आपका फाइनल कमेंट? मैं समझता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मोदी सरकार शायद वही बनेगी, लेकिन उसके बाद देखना ये होगा कि जो उन्होंने इस देश की आशाओं और आकांक्षाओं को जिस हद तक ऊंचाई तक जगाया है, अगर वो बहुत जल्दी से उनको पूरा करते हुए नहीं दिखेंगे तो उतना ही बड़ा और भयानक मोहभंग भी होगा, जो बहुत समाज और देश के लिए खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और दूसरी बात कि उनको ये दिखाना होगा, पहली चुनौती उनकी ये होगी कि वो इस बेहद विविधतापूर्ण देश को, उसकी सारी विविधताओं को कायम रखते हुए इज्जत के साथ, इज्जत देते हुए चला सकते हैं कि नहीं। जी विनोद जी, ये जो बात थी कि एकला चलो रे, डिक्टेटोरियल कंसेंसस नहीं मानते, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी उसी मोड में रहेंगे या बदल सकते हैं? उनकी मजबूरी है कि उस मोड से बाहर निकलना है जी। बिल्कुल उस मोड में रह ही नहीं सकते। यानी संघ की जो भी विचारधारा हो, इनको, जिस शब्द को ये गाली भी निकालते हैं इनके समर्थक, सेक्युलर होना ही पड़ेगा। बिल्कुल। पुरुषोत्तम जी, आप समझते हैं कि जैसी परिस्थिति है उसमें व्यक्ति फ्लेक्सिबल हो सकता है, फेडरलिज्म के नाम पर मुख्यमंत्रियों को साथ लेके चल सकता है, अपने बीजेपी के मुख्यमंत्री क्षत्रपों को अपना बराबर का बता करके शायद एक नए तरीके, नए कार्यशैली का परिचय दे सकता है? भाई देखिए, ये सब मोदी की प्राथमिक चुनौतियां होंगी, और अगर वो ये नहीं करते हैं तो उनका व्यक्तिगत रूप से जो होगा सो होगा, और देश का जो होगा सो होगा, संघ का भयानक नुकसान होगा। एक बात। दूसरी बात, व्यक्तिगत रूप से मैं ये मानता हूं, हालांकि हमारे मानने न मानने से क्या फर्क पड़ता है, कि मोदी जी जिस अजीब से एक ओछेपन की भाषा का प्रयोग चुनाव अभियान में करते रहे बीच में, अगर उससे ऊपर नहीं उठते स्टेट्समैन लाइक, तो फिर वो
मैं गंभीरता से ये कह रहा हूं कि देश के राजनीतिक भविष्य के लिए काफी खतरनाक स्थितियां उत्पन्न कर सकते पॉलिटिकल अगर एक परिपक्वता नहीं लाते। एक पॉलिटिकल एनिमल से स्टेट्समैन बनने का जो सफर है वो कैसे तय करते हैं, नहीं, ये उन पर निर्भर करता है। संजय जी, आपके सर्वे के बारे में सारा कुछ कर चुकने के बाद अगर कोई एक फैक्टर जिसको आप वॉच करेंगे कि सही गलत निकलेगा या नहीं, जो फिक्र करेंगे, वो क्या होगा? ये दो राज्यों की बड़ी चर्चा हो रही है, उत्तर प्रदेश और बिहार, और ये दो राज्य हैं जहां उत्तर प्रदेश में बहुत आखिरी तक चुनाव है। 12 मई को और 7 मई को पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुनाव है। हमें उसको बहुत क्लोजली वॉच करनी है। बहुत क्लोज। नमस्कार, मैं हूं संजय पुगलिया। एक बार फिर स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम अगर अभी चुनाव हो तो में। आप 8 बजे से लगातार देख रहे हैं कि पिछले 4 दिनों से चलने वाले सर्वे का ग्रैंड फिनाले। अभी तक इस शो में हमने सियासी शख्सियतों को अपना मेहमान नहीं बनाया था। हम भी आपको सर्वे के नतीजों के बारे में बताना चाहते थे। अब वक्त है इस सर्वे पर राजनीतिक टिप्पणियों का। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान। स्टूडियो में मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी विनोद दुआ, दिल्ली से जुड़ेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद, पटना से जेडीयू नेता पवन कुमार वर्मा और लखनऊ से समाजवादी पार्टी के नेता मधुकर जेटली जुड़ रहे हैं। लेकिन मेहमानों से चर्चा करने से पहले एक नजर डालते हैं सर्वे की उन बड़ी फाइंडिंग्स पर। किसको कितने वोट? IBN 7 के लिए 21 राज्यों में हुए CSDS के सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 25% और उसके सहयोगियों को 3% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। वहीं बीजेपी को 35% और उसके सहयोगी दलों को 3% वोट शेयर मिलने का अनुमान है। BSP को 4%, लेफ्ट को 4%, समाजवादी पार्टी को भी 4% वोट मिल सकते हैं। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 3% और अन्य पार्टियों के खाते में 19% वोट जा सकते हैं। किसको कितने वोट? बड़ी तस्वीर क्या कहती है? सर्वे के मुताबिक यूपीए को 28% और एनडीए को 38%, जबकि अन्य को 34% वोट मिलने का अनुमान है। किसको कितनी सीटें? वोट फीसदी के आधार पर चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट के डॉक्टर राजीव करंदीकर ने अनुमान लगाया है कि एनडीए को 234 से 246 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि यूपीए को 111 से 123 सीटें मिल सकती है। टीएमसी को 23 से 29 सीटें, एआईएडीएमके को 15 से 21, लेफ्ट फ्रंट को 14 से 20 सीटें, टीडीपी को 13 से 19 सीटें, एसपी को 11 से 17 सीटें, डीएमके प्लस को 10 से 16 सीटें, बीजेडी को 10 से 16 सीटें और बीएसपी को 10 से 16 सीटें मिलने के आसार हैं। इसके अलावा वाईएसआर कांग्रेस को 9 से 15 सीटें, टीआरएस को 4 से 8 सीटें, आम आदमी पार्टी को भी 4 से 8 सीटें मिलने की संभावना है। अब चर्चा शुरू करते हैं। विनोद जी, इस आंकड़े के पहले हम चर्चा मेहमानों से शुरू करें। पॉलिटिकल लोगों को हम जब सर्वे में बुलाते हैं तो इशू ये होता है कि एक कहेगा सही, दूसरा कहेगा गलत, चर्चा कहीं जाती नहीं है। तो हमने विशेषज्ञों से चर्चा की। आज भी पॉलिटिशियंस में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी हमारे साथ मौजूद नहीं है। कांग्रेस के पास शायद अब कुछ कहने के लिए है नहीं। वो सिर्फ यही कह सकते हैं कि अभी चुनाव नहीं हुए हैं, चुनाव होने दीजिए, जब नतीजे आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे। वो सिर्फ यही कह सकते हैं, क्योंकि जो दीवार पर जो लिखावट है वो सबको साफ दिखाई दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आइए अब हम पहला सवाल पूछते हैं मधुकर जेटली जी से। आपका वक्त निकालने के लिए शुक्रिया है जेटली साहब। आपसे सवाल यह है कि हमको लगता है कि हमारे सारे आंकड़े अनुमान करीब करीब पक्के हैं, उत्तर प्रदेश में भी इसलिए कि वहां पर बीजेपी का आपसे वोट मार्जिन 14% का है। तो इसमें तस्वीर में थोड़ा उलटफेर हो तो भी हमको लगता नहीं है कि बहुत कुछ बदलेगा। हालांकि दूसरी तरफ एक राय ये हो सकती है कि कॉम्प्लेक्स राज्य है, अलग अलग इलाके हैं और वहां पर बीएसपी के बारे में सही अनुमान ओपिनियन पोल में नहीं लगता। शायद मुलायम सिंह जी को भी हम कम करके आंक रहे हों। वो कौन सा फैक्टर है जिसके बारे में आप भरोसे से कह सकते हैं कि हमारा अनुमान गलत होगा? संजय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जिस आंकड़े की आप बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो आप या जो एनडीए का आप स्वरूप देख रहे हैं, आज की तारीख तक जब तक मैं आपसे अपनी बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। मतदाता के पास ये जानकारी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र में क्या मतदाता को देने जा रही है। कोई उसकी योजना के बारे में जनता को जानकारी नहीं है। जहां तक आपने एनडीए की संख्या बताई है,
भारतीय जनता पार्टी के पास या जो एनडीए है जी। उसके पास आज 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा जी और पंजाब में वो संयुक्त अकाली दल के साथ में सत्ता को शेयर कर रहे हैं। तो इन 5-6 राज्यों में अगर टोटल लोकसभा की सीटों को निकाला जाए तो 106 सीटें आती हैं जी। 106 सीटें जो एनडीए के पास आज की तारीख में हैं और जो उनके बाकी जो दल जो एनडीए में 2013 में एंड में या 2014 में आए हैं उनकी कोई बहुत संख्या नहीं है जी। तो आप जो ये 200 कुछ की संख्या एनडीए को दे रहे हैं ये उस 106 की संख्या में से दे रहे हैं, ये मेरे बिल्कुल को ठीक है, नहीं वैलिड आता पॉइंट है आपका, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है सर आपका। जेटली साहब, आपका कहना है कि हमने शायद 50% का इसमें एक बढ़त कर दी है और ये हमारा अनुमान गलत हो सकता है। रविशंकर प्रसाद जी, आपने जेटली साहब की बात सुनी। दूसरा सवाल उनका वो जो था कि चुनाव के पहले तक घोषणा पत्र तैयार न होना बड़ा ही कैजुअल, टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं वोटर को, ऐसा मैसेज तो जा रहा है। देखिए, पहली बात मैं कहना चाहूंगा, घोषणा पत्र 7 को आ रहा है। जिनकी विदाई तय है वो अपना घोषणा पत्र पहले तय कर देते हैं। हमें 1 लाख सजेशन आए, कई जगह हमने ग्रुप से बात किया, बाकी थोड़ा लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है, नेताओं के प्रचार अभियान बहुत हो रहे हैं तो 7 को करेंगे। लेकिन जब से नरेंद्र मोदी को हमने प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया है, नेशनल काउंसिल में उनका भाषण हुआ था जहां उन्होंने भविष्य की रूपरेखा रखी थी, तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी क्या करने वाली है ये दृश्य सामने था और बीजेपी की सरकार क्या कर रही है वो भी दृश्य सामने था। जहां तक आपके सर्वे की बात है, मैं आपसे एक बड़ी बात कहना चाहूंगा। हर चुनाव में जो मेरा अनुभव है, और मैं देश के चुनाव को कई वर्षों से देखता हूं, 1977 से लगभग लगातार सक्रिय रहता हूं, एक छात्र सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में आज तक जी। चुनाव में जो आगे निकलता है सामान्यतः वो पीछे नहीं पड़ता है। कई बार हो सकता है। अब जो सज्जन आपके समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं, पिछले विधानसभा के चुनाव में मैं स्वयं लगभग 40 दिन लखनऊ में था, यूपी में काम कर रहा था। हमें दिख रहा था कि अखिलेश यादव आगे हैं, ये संकेत हमें मिल रहे थे। बाद में वो तस्वीर सामने आई। आज वो 5 राज्य की बात कहें या 10 की बात कहें, आज देश में एक बदलाव की चाहत है, नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा है। समाजवादी पार्टी को इस बात का अधिकार है, उसको विश्वास नहीं करे। लेकिन जो आपके सर्वे में दिखाई पड़ रहा है जी। संजय पुगलिया जी, आपने सर्वे की यात्रा शुरू की थी तो कई बार हमको आपके सहयोगी चैनल पर भी जाने का मौका मिला। आपने यात्रा 160-65 से शुरू की थी बीजेपी की, और 3-4 महीने में आप 2010-15 पर लाए हैं या 5 पे लाए हैं, एनडीए को लाए हैं। तो ये जनता का मूड जो कॉन्क्रिटाइज हो रहा है, ये उसी का परिचायक है। अब कोई उसको नहीं स्वीकार करता है तो उनको शुभकामना है, 16 मई तक प्रतीक्षा करें। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। वो सवाल ये है कि जो पूरा माहौल बनाया गया वो ये है कि बहुत बड़ी लहर चल रही है देश में, और ये भी कहा गया कि लहर नहीं, ये सुनामी बन जाएगी। अगर ये सर्वे सही है, अगर ये सर्वे सही है, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर ये सर्वे सही है तो 543 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 212 सीटें मीडियन मिलती दिखाई देती हैं। 543 में से 212, क्या ये लहर है, सुनामी है? देखिए विनोद दिया जी, आप इसको अपने तरीके से व्याख्यायित कर सकते हैं। हम इसको कभी अस्वीकार नहीं करते कि हिंदुस्तान के कई क्षेत्रों में हम कमजोर हैं। हम तमिलनाडु में कमजोर हैं, हम केरल में कमजोर हैं, हम शायद बंगाल में कमजोर हैं, हम उड़ीसा में कमजोर हो सकते हैं। तो हमारी सीमाओं को स्वीकारने के बावजूद अगर जम्मू से लेकर तिरछी तक नरेंद्र मोदी की सभा में लाखों की भीड़ आ रही है, और क्षमा करिए मैं आपसे डिफर करूंगा, हमारी तमिलनाडु की और केरल की कमजोरियों के बावजूद नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए चेन्नई में हो या कोच्चि में हो लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं। लेकिन अगर हम कि हमारे सीमित दायरे के बावजूद अगर आप बीजेपी की आज तक के सबसे बेटर परफॉर्मेंस का संकेत कर रहे हैं तो वो एक बदलाव की बहुत बड़ी हवा का संकेत है। लहर नहीं है, सुनामी नहीं है। पवन जी, अब आप उसे जो शब्द दीजिए महाराज, मैं न तूफान कहूंगा ना कुछ कहूंगा। विनोद बाबू, मैं जमीन पर रहता हूं, मैं जनता के आशीर्वाद की आकांक्षा करता हूं, बदलाव की चाहत करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि 16 मई को ऐसा संकेत आएगा। पवन वर्मा, आप जेडीयू से हैं, आपने अभी तक की चर्चा सुनी, आपके कमेंट्स क्या हैं, आपकी शुरुआती प्रतिक्रिया क्या है?
नहीं, मैं तो सबसे पहले थोड़ा मुझे आश्चर्य हुआ सुन के कि रविशंकर जी कह रहे हैं कि जिस पार्टी को जीतने की अपेक्षा है उसके लिए मैनिफेस्टो की जरूरत नहीं है, जो पराजित होंगे वही छापे। ये एक नई राजनीतिक सोच है, क्योंकि मैनिफेस्टो तो हर पार्टी का विषयों मुद्दों को सामने रखता है, जिसपे लोगों पे डिबेट हो, डिस्कशन हो। पर एक तरह की एक शैली बन गई है, एक तरफा प्रचार, और उसी के साथ एक हवा का अनुमान, और उस हवा में ही मेरा ख्याल कई दफे बीजेपी बह जा रही है। मेरा मानना यह है कि बीजेपी हो सकता है रही है तो जीते, पर मुझे लगता है कि जिस पार्टी का 200 सीट से ज्यादा पे कोई पकड़ ही नहीं है, अभी थोड़ा सा समय पूर्व होगा ये कहना कि वो वेव है, वो 200 भी क्रॉस करेगी कि नहीं अपने एलाइज के समेत। जी। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं कि मैं आपके सर्वे की आलोचना नहीं कर रहा हूं। जब सर्वे के रिजल्ट्स किसी के विपरीत निकलते हैं तो वो हमेशा स्वाभाविक है कि वो शायद उनको डाउट करे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं। पर मैं ये कहना चाहता हूं कि 2004, 2009, 2010 बिल्कुल ठीक है पवन जी, सर्वे बिल्कुल विपरीत थे जी पवन जी, रिजल्ट कुछ और निकले जी, सर्वेस कुछ और कह रहे थे जी। आपने जो कहा, आखिरी बात कह रहा हूं, मैं सिर्फ बिहार का उदाहरण दे रहा हूं जी, कि वहां पर जिस तरह का सपोर्ट बेस नीतीश जी का है जी, अति पिछड़ों में, महादलित में, बिल्कुल 35% पवन जी, अभी बिल्कुल ये जो आप ये सवाल हम पूछना चाहते थे। IBN 7 पर चर्चा जारी है। हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं पवन वर्मा और मधुकर जेटली जी, और हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो सर्वे के अनुमान हमने पेश किया है इस पर इनकी कितनी सहमति है। पवन जी, आपने बात कही अभी कि आपके नंबरों को आप काटना नहीं चाहते, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रॉड पॉलिटिकल डायरेक्शन एक तरीके से फ्रीज हो गया है या नहीं, कि एनडीए की सरकार की प्रबल संभावना है? मैं ये मानता हूं संजय जी कि उसको फ्रीज करने की पुरजोर कोशिश रही है और एक हवा बनाने की, और इसके लिए हर तरह का साधन, सैकड़ों करोड़ों रुपये का इस्तेमाल हुआ है। और अब ये कहा जा रहा है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं, हकीकत है, सच्चाई है। और मैं समझता हूं कि आपका सर्वे वेल इंटेंशन्ड है जरूर, पर ये विश्वस्त नहीं है। आप वहां की पॉलिटिकल हवा को देख के चलें सर, बिहार की बात करें पवन जी, वोटों के दौरान, इलेक्शन के दौरान। सर अब बिहार की बात करें, आपको वहां की हवा देख करके हमारी जो फाइंडिंग है उससे आप एग्री नहीं करते? हमको तो लग रहा है कि अब जेडीयू तीसरे नंबर पे है, कांग्रेस और जेडीयू दूसरे नंबर पे है। मैं वही आपसे कह रहा था संजय जी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसी नीतीश जी ने आज 9 और 10 साल तक बनाई है यहां, खास तौर से उन तबकों में जो समाज के हाशिए पे हैं, चाहे वो महादलित हों, चाहे अति पिछड़े हों, चाहे अल्पसंख्यक हों, वो 35 से 50% की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। उनके लिए उन्होंने बड़े कारगर ढंग से काम किया है, पूरे समाज के लिए किया, बिहार को परिवर्तित किया, बिहार की छवि में एक क्रांति लाए, पर खास तौर से इस तबके के लिए वो उनके साथ है। और वो एक ऐसा तबका है जो सर्वेज में रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। पवन, मैं कुछ पूछना चाहता हूं आपसे। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी सर्वेज हुए हैं वो इसी फिगर के इर्द गिर्द रहे हैं, चाहे वो इंडिया टुडे वालों का सर्वे हो, चाहे वो 2 टेलीविजन चैनल्स का सर्वे हो, चाहे हमारा ये वाला सर्वे हो CSDS का, इसी फिगर के इर्द गिर्द रहे हैं। क्या आपको किसी सर्वे की जानकारी है जो इसके बिल्कुल विपरीत जाता हो? नहीं, मैं कमीशन करा सकता हूं। अच्छा जेटली, 12 में से 11 सर्वेज एक्सप्रेस न्यूज पे स्टिंग ऑपरेशन में जो करते सर्वेज पूछ रहे थे, बताइए कितनी सीट बताइए। बिल्कुल सर, हमारी साख दांव पर है, इससे हम बिल्कुल इनकार नहीं करते। सर्वे में आप में कोई त्रुटि है जी, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जेटली साहब, आपसे बिल्कुल कहना चाहता हूं, बिल्कुल जी, ज्यादा सर्वेज पर मत दीजिए, उसके पीछे भी एक सोच है, एक षड्यंत्र है, बहुत सा पैसा है। ठीक है, आइए जेटली जी, मेरे पास वक्त की बिल्कुल कमी है, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा। इस सर्वे के बाद हम ये आश्वस्त होकर के एक प्रकार से आर्ग्यू कर सकते हैं कि अब यूपीए वाले खेमे में, यानी कांग्रेस, मुलायम सिंह जी, लेफ्ट पार्टी, इनकी सरकार बनने की कोई भी संभावना समाप्त हो चुकी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। देखिए, आपने जो सर्वे दिया है, दिखाया है, उसकी वास्तविकता अगर मैं उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में ही देखूं तो बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है।
भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रदेश अध्यक्ष आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं प्रदेश में, शिव प्रताप शाही के खिलाफ। ठीक है, आपका कहना है कि इनके जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं, जो टिकट बंटवारे हुए हैं, उन सबको लेके इश्यूज हो सकते हैं और हमारे यूपी के बारे में हमारे अनुमानों में कुछ फर्क का तर्क आपका है। हमारे पास वक्त की कमी है, लेकिन मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।